प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1947 को हुआ था। इन्होंने हिंदी से एमए तक की शिक्षा अर्जित की थी। बाद में इन्होंने सतना में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए थे। किशोरा अवस्था से ही प्रहलाद अग्रवाल जी की रुचि फिल्मी जगत में थी और फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों के बारे में लिखना चाहते थे और ये लिखते भी रहे। इनका यह मानना था कि प्रत्येक शुक्रवार को कोई न कोई फिल्म रुपहले पर्दे पर रिलीज होती है। बहुत कम ही वैसे शुक्रवार होंगे जिस दिन कोई भी फिल्म रुपहले पर्दे पे रिलीज नहीं होती है। इनका ऐसा मत है कि बहुत सारे फिल्म आते तो हैं लेकिन वह कहीं ना कहीं गुमनामी में खो जाते हैं, लेकिन कुछ ही फिल्म होती है जो अपनी प्रसिद्धि बना लेती है और लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं। कुछ फिल्में लोग जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो माया नगरी में तो जाते हैं लेकिन गुमनामी की भेंट चढ़ जाते हैं और कुछ प्रसिद्धि भी खूब कमाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रहलाद अग्रवाल जी के मन में उन कलाकारों के लिए एक प्रेम है जिसके वजह से वो फिल्मी जगत के बारे में और उन कलाकारों के विषय में लिखने में खूब रुचि लेते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र साहब पर इन्होंने लेखन किया है और शैलेंद्र साहब बहुत जाने माने कवि और एक अच्छे अव्वल दर्जे के गीतकार थे। प्रहलाद अग्रवाल जी ने शैलेंद्र साहब पर लिखा है जो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सारांश हम लोग जानेंगे। शैलेंद्र साहब ने फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रचना है, कविता है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कविता को शैलेंद्र साहब ने सोचा कि मैं इसे रुपहले पर्दे पे लाऊंगा और इसके लिए वो जोर शोर से जुट गए। इस फिल्म की पटकथा स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा था। इस फिल्म को लेकर शैलेंद्र साहब काफ़ी उत्सुक थे। ये जब निर्धारित किए कि इसमें हमें नायक के रूप में और नायिका के रूप में किसे लेना है, तो इनके मन मस्तिष्क में राज कपूर साहब का नाम सबसे पहले आया और नायिका के रूप में वहीदा रहमान जी की, क्योंकि उस समय ये दोनों नायक नायिका अपने चरमोत्कर्ष पे थे। उस समय राज कपूर साहब भी अपने संगम फिल्म की अद्भुत सफलता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, जिसके कारण उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों को करने की घोषणा कर दी, जो फिल्म थे मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय इतने व्यस्त चल रहे थे राज कपूर साहब, लेकिन शैलेंद्र साहब को लगा कि उन्हें एक ऐसे फिल्म को बनाना है जो कहीं ना कहीं समाज में एक स्थान रखता है। लेकिन वैसे तो तीसरी कसम एक कविता था, लेकिन शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे, तो वो अपने दोस्त राज कपूर साहब के घर पहुंच गए। राज कपूर साहब और शैलेंद्र साहब में प्रगाढ़ मित्रता थी। शैलेंद्र साहब राज कपूर साहब के घर गए कहानी लेकर। राज कपूर साहब ने बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुना और कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को करूँगा। शैलेंद्र साहब को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी राज कपूर साहब उनके एक अच्छे मित्र थे, लेकिन राज कपूर साहब ने एक शर्त शैलेंद्र साहब के समक्ष रख दिया। तो शैलेंद्र साहब ने पूछा कि आपकी कौन सी शर्त है?
तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म करने से पहले पूरी पारिश्रमिक मैं इसके लिए लूँगा। थोड़े से शैलेंद्र साहब असहज हो गए, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो बोले कि पूरा पारिश्रमिक? हाँ हाँ, पूरा पारिश्रमिक। क्योंकि राज कपूर साहब थोड़े याराना स्वभाव के थे और उनकी याराना शैलेंद्र साहब से छुपी नहीं थी, लेकिन शैलेंद्र साहब को लग रहा था कि इतना भी पेशेवर मेरा दोस्त नहीं हो सकता है कि वो अपने मित्र के फिल्म को करने से पहले पूरी पारिश्रमिक की मांग कर दे। तो जब थोड़े से हताश जब शैलेंद्र साहब दिखने लगे तो राज कपूर साहब ने तुरंत इसे भांप लिया और राज कपूर साहब ने कहा कि पूरे 1 रुपये लूँगा इस फिल्म को करने के लिए, मैं पारिश्रमिक के रूप में 1 रुपया लूँगा, वो भी अग्रिम एडवांस में लूँगा, तब मैं इस फिल्म को करूँगा। शैलेंद्र साहब के आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपनी मित्र के प्रगाढ़ दोस्ती की याद आ गई और वह तरोताज़ा हो गई कि अव्वल दर्जे का ये नायक सिर्फ 1 रुपये में इस फिल्म को करने के लिए तैयार है। क्योंकि राज कपूर साहब उस समय चरमोत्कर्ष पे थे। ये सच्ची मित्रता का परिचय राज कपूर साहब ने शैलेंद्र साहब के समक्ष किया। ये फिल्म बननी शुरू हो जाती है, लेकिन फिल्म बनने के दौरान ही राज कपूर साहब शैलेंद्र साहब को कहते हैं कि ये फिल्म सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि ये फिल्म सफल नहीं हो पाएगी, दर्शकों के बीच ये कुछ बेहतर नहीं कर पाएगी। शैलेंद्र साहब ने पूछा ऐसा क्यों? तो राज कपूर साहब ने कहा कि यह फिल्म लीक से हटके है, लेकिन फिर भी शैलेंद्र साहब उस फिल्म को करने के लिए तैयार थे। और कहीं ना कहीं यह फिल्म मील का पत्थर भी साबित हुई, चूँकि इस फिल्म के जो गीत थे स्वयं शैलेंद्र साहब ने लिखे थे और संगीत दिया गया था उस समय की महान जोड़ी शंकर जयकिशन जी के द्वारा। शैलेंद्र साहब ने एक गीत में 10 दिशाओं का प्रयोग किया था। इस बात को देखकर शंकर जयकिशन साहब को थोड़ा अचंभा लगा, थोड़ा आश्चर्य में वो पड़े। उनको लगा कि दर्शक तो 4 ही दिशा समझते हैं, ये 10 दिशाओं के बारे में जब हम गीत में गाएंगे तो दर्शक थोड़े दुविधा में आ जाएंगे। तो उन्होंने शैलेंद्र साहब को कहा कि 10 दिशाओं की जगह 4 दिशा कर दी जाए, क्योंकि लोग 4 दिशाओं को ही जानते हैं। लेकिन शैलेंद्र साहब अपने धुन के पक्के थे। उनको लगा कि अगर दर्शक गलत जानता है तो क्या उसे सही जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस गीत में 10 दिशाएं ही रहेगी। फिर वो वैसे ही रहा। फिल्म बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन उस समय जो वितरक थे जिनका काम था फिल्मों को सिनेमा हॉल तक पहुंचाना, वो वितरक तीसरी कसम को मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वितरक का मानना था कि ये फिल्म लीक से हटकर है, इसलिए दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन शैलेंद्र साहब तो चाहते थे कि ये फिल्म प्रदर्शित हो, लेकिन ये कम सिनेमा स्क्रीन पे ये प्रदर्शित हुई, जिसके कारण इस फिल्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया। ये फिल्म पुरस्कार भी जीती और कुछ चुनिंदा फिल्मों में यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी है और शैलेंद्र साहब का प्रथम और अंतिम फिल्म भी है। फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो कहीं ना कहीं राज कपूर साहब और वहीदा रहमान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय देखने को मिला। कहीं ना कहीं यह फिल्म व्यवसाय तो अच्छी नहीं कर पाई, लेकिन समाज को एक उद्देश्यपरक फिल्म होने का गौरव जरूर प्रदान कर दी। राज कपूर साहब ने इस फिल्म में जो काम किया, जो चरित्र हीरामन का किया, कहीं ना कहीं वो चरित्र पर राज कपूर साहब हावी नहीं हो पाए।
हीरामन के चरित्र में राज कपूर साहब बंधे दिखे और वहीदा रहमान जी भी हीराबाई के चरित्र से ऊपर नहीं उठ पाई। वैसे भी उस समय वहीदा रहमान जी अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय किया और हीराबाई चरित्र को जीवंत कर दिया। ये दोनों कलाकार अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए आज भी जाने जाते हैं।